हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 फिज़िक्स एनसीईआरटी का चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें अब तक हम कुछ वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है और उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो जाती है। डिफरेंट शेप्स की कंडक्टर्स के अराउंड किस किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको हम स्टडी कर चुके हैं। और हमने क्या देखा है, और हमने देखा था कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। और इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके जो डिवाइस हमने बनाई है इलेक्ट्रिक मोटर, उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। आज हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में सबसे पहले हमें बताया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था माइकल फैराडे। उन्होंने क्या देखा, कुछ उन्होंने सिंपल एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे उन्हें ये पता चला कि किसी कंडक्टर में हम अपनी तरफ से करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके। पहले देखते हैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके कि इस बात का मतलब क्या है। तो यहाँ हमने क्या कर रखा है, एक कॉपर की कॉइल ली हुई है, ठीक है। उसे किसी नॉन कंडक्टर पर हमने लपेटा हुआ है, ठीक है। उस कॉइल के जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं उसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एक क्लोज्ड पाथ यहाँ पर बनती हुई हमें दिखाई दे रही है, एक सर्किट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक मैग्नेट को हम दूर से इस कंडक्टर इस कॉइल के पास में लेकर आते हैं। इस कॉइल में अभी कोई करंट नहीं था, हमने इसको सिर्फ गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रखा है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि सर्किट में, किसी भी सर्किट में करंट को डिटेक्ट कर सकता है। जब तक यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो ज़ीरो पर पॉइंट करेगी। अगर इस सर्किट में कोई करंट फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर की निडल अपनी जगह से डिफ्लेक्ट होगी, कोई और वैल्यू यहाँ पर शो करेगी। तो सपोज इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है और गैल्वेनोमीटर की निडल जो है डिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर जो भी मार्किंग है वो अमाउंट ऑफ करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। और अगर सपोज हम इस सर्किट में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर की निडल का डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। तो पहले अगर करंट सपोज कीजिए इसमें लेफ्ट टू राइट था तो निडल इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही थी। अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, राइट टू लेफ्ट हो जाएगी, तो निडल की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर की निडल डिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि हमारे सर्किट में करंट है या नहीं है। तो जब तक हमने एक वायर लेकर, एक कंडक्टर लेकर उसको हमने यहाँ पर लपेटा हुआ है और उसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है, तो हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर की निडल किस पर है? ज़ीरो पर है, यानी इस कंडक्टर में अभी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। फिर हम क्या करते हैं, एक बार मैग्नेट को इस कंडक्टर के पास लेकर आते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि जैसे 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 हम इस बार मैग्नेट को कंडक्टर के पास लेकर आएंगे गैल्वेनोमीटर की निडल डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि इस मैग्नेट के कंडक्टर के पास आने से इस कंडक्टर में एक करंट प्रोड्यूस हो गया। उस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। मैग्नेट को सपोज कीजिए हम इस कंडक्टर के अंदर यहाँ पर, यहाँ तक कहीं ले आए और हमने इसको यहीं रखकर छोड़ दिया। अब हम इसको मूव नहीं कर रहे हैं तो क्या देखेंगे, हम देखेंगे गैल्वेनोमीटर की निडल वापस से ज़ीरो पर आ जाएगी, यानी कंडक्टर में अब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और इस मैग्नेट को अगर हम इस कंडक्टर से बाहर निकालें, दोबारा मूव करें, इस बार हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कंडक्टर से दूर लेकर जा रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे, फिर से हमारी गैल्वेनोमीटर की निडल डिफ्लेक्ट होगी, लेकिन इस बार अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। यानी सर्किट में फिर से करंट, इस कंडक्टर में फिर से करंट फ्लो करेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके फैराडे ने हमें क्या बताया, उन्होंने बताया कि किसी भी कंडक्टर के अराउंड अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो उस कंडक्टर में एक पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है, जिस करंट को हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, ठीक है। ये करंट प्रोड्यूस क्यों हो रहा है? ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है सिर्फ तब जब कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। अब इस कंडक्टर में कोई करंट नहीं था,
तब तक ये कंडक्टर हमें पता है मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, तो इसके अराउंड कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे। बार मैग्नेट इससे बहुत दूर थी, तो ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड से भी बाहर था। फिर क्या हुआ, हम इस बार मैग्नेट को, जिसकी कुछ इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से साउथ इस तरह की डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं हमें दिखाई दे रही हैं जाती हुई, ऐसे कुछ। जैसे जैसे हम इस बार मैग्नेट को इस कंडक्टर के पास लेकर जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा। तो इसके अराउंड जैसे जैसे मैग्नेट इसके पास आएगी, इस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज होती जाएगी, है ना, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जब ये मैग्नेट यहाँ बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगी, सेंटर में आ जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इसके अराउंड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो जैसे जैसे मैग्नेट को हम इस कंडक्टर के पास लेकर आ रहे हैं, कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज होती जा रही है। और जब भी किसी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज करते हैं तो उसमें एक करंट इंड्यूस होता है, तो इस कंडक्टर में एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। मैग्नेट को अगर हमने इस कंडक्टर के अंदर रखकर छोड़ दिया, स्टेशनरी है मैग्नेट, अब हम उसे मूव नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, अब कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जब तक हम करंट कंडक्टर के अराउंड चेंज नहीं करेंगे तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इस टाइम पर गैल्वेनोमीटर की निडल डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। और इसी मैग्नेट को अगर हम कंडक्टर से दूर लेकर जा रहे हैं तो क्या होगा, कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो इस कंडक्टर में दोबारा से एक करंट इंड्यूस होगा। लेकिन क्योंकि फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी, सेकेंड केस में जब हम मैग्नेट को इससे दूर ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। तो इसलिए इन दोनों केसेस में करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना है, ये फिनोमिना कि किसी भी कंडक्टर के अराउंड अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो उस कंडक्टर में एक करंट इंड्यूस होता है, इस फिनोमिना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और इसके बारे में हमें बताया था माइकल फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट ने। ठीक है, अब किसी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड हम और कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। एक तरीका तो अभी हमने पीछे देखा कि किसी मैग्नेट को कंडक्टर के पास लेकर आओ, या मैग्नेट को कंडक्टर से दूर लेकर जाओ, या और क्या कर सकते हैं, मैग्नेट को यहाँ फिक्स रख देते हैं, मैग्नेट को यहाँ फिक्स रख दो और किसी कंडक्टर को मैग्नेट के पास लेकर जाओ, तब भी क्या होगा, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। या मैग्नेट को फिक्स रखो और कंडक्टर को मैग्नेट से दूर लेकर जाओ, तब भी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। तो एक परमानेंट मैग्नेट को यूज़ करके तो हम एक कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, करंट कैरिंग कॉइल यूज़ करके या इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करके। तो यहाँ हमने क्या किया हुआ है, दो कॉइल्स ली हुई हैं, कॉइल 1, कॉइल 2। कॉइल 1 को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है स्विच की हेल्प से, ठीक है, और कॉइल 2 को हमने सिर्फ गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है। तो कॉइल 1 में अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होगा, कॉइल 2 में हमने कोई बैटरी नहीं लगा रखी है। जिस कॉइल को हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है कॉइल 1, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। और कॉइल 2 जिसमें इस कॉइल 1 की वजह से अभी करंट प्रोड्यूस होने वाला है, जिसको हमने सिर्फ गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है ये चेक करने के लिए कि इसमें करंट है या इसमें करंट नहीं है, ये डिटेक्ट करने के लिए, उस कॉइल 2 को हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो ये कॉइल 1 हमारी है प्राइमरी कॉइल और ये कॉइल 2 हमारी है सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल को हमने कनेक्ट किया हुआ है बैटरी से, सेकेंडरी कॉइल को हमने कनेक्ट किया हुआ है गैल्वेनोमीटर से। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जैसे हम जब तक इस कॉइल 1 में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो कॉइल 2 में भी गैल्वेनोमीटर की निडल में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, क्योंकि जब तक इस कॉइल में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा ये कॉइल मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगी, तो इसके अराउंड कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है ही नहीं। तो और कॉइल 2 के अराउंड भी कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, इस कॉइल में करंट फ्लो होगा। कॉइल में करंट फ्लो होगा तो हमने अभी तक पीछे लेक्चर्स में क्या पढ़ा है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो ये कॉइल 1 मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी और इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। जैसे ही इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये कॉइल 2 इसकी मैग्नेटिक फील्ड में है, इसके पास ही प्रेजेंट है बिल्कुल, तो कॉइल 2 के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। और जैसे ही कॉइल 2 के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, कॉइल 2 में भी एक करंट इंड्यूस होगा
और गैल्वेनोमीटर की निडल हमें डिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी। अगर हमने स्विच ऑन करके छोड़ दिया तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड एक बार बन गई, अब वही मैग्नेटिक फील्ड कॉइल 1 के अराउंड प्रेजेंट है, उसकी स्ट्रेंथ तो चेंज नहीं हो रही अगर हम करंट की अमाउंट चेंज नहीं कर रहे हैं। और तो इसका क्या मतलब है कि कॉइल 2 के अराउंड भी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, कॉइल 1 वाली मैग्नेटिक फील्ड, उसकी भी कोई स्ट्रेंथ चेंज नहीं हो रही है। तो कॉइल 2 के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है, तो उस टाइम पर फिर अब कॉइल 2 में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर हम स्विच ऑन करके छोड़ देंगे तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर की निडल वापस से 0 पर पॉइंट करने लगेगी। ये शो करेगी कि कॉइल 2 में अब कोई करंट नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही हम स्विच ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी, क्योंकि कॉइल 1 जो है अब वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगी। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड खत्म होगी, यानी कॉइल 2 के अराउंड, कॉइल 2 के अराउंड पहले तो मैग्नेटिक फील्ड थी, अब मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई, हट गई, तो कॉइल 2 के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। जैसे ही कॉइल 2 के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी, फिर से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, फिर से कॉइल 2 में करंट इंड्यूस होगा और गैल्वेनोमीटर की निडल हमें फिर से डिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देगी। लेकिन इस बार डिफ्लेक्शन हमें अपोजिट डायरेक्शन में होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, कॉइल 2 में फिर से करंट इंड्यूस हुआ, लेकिन इस बार करंट, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पहले केस के अपोजिट थी। इसका क्या मतलब है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को यूज करके हम दूसरे कंडक्टर में भी करंट इंड्यूस कर सकते हैं। कैसे, इस करंट कैरिंग कंडक्टर जो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, अगर हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, बार बार चेंज करें, या तो इसको स्विच ऑन करके, स्विच ऑफ करके, ऑन ऑफ हम स्विच को कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज हो रही है। या इसमें करंट का अमाउंट हम वेरी कर दें, तो उससे क्या होगा, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज होती रहेगी। और हमने कॉइल 2 के को इसके पास में कहीं रखा हुआ है, तो क्या होगा, जैसे ही कॉइल 1 के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, कॉइल 2 के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और कॉइल 2 में करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, तो इस तरह से जब हम एक कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल को यूज करके उसको, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके एक दूसरी कॉइल के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस, एक दूसरी कॉइल में पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस करते हैं, यानी दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस करते हैं, तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक टाइप है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बस हमने परमानेंट मैग्नेट की जगह यहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर यूज किया है कॉइल 2 में करंट इंड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो एक कॉइल में हम करंट की अमाउंट चेंज कर रहे हैं या स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, दूसरी कॉइल में जो किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है, उसमें अपने आप से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि हमने क्या क्या देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हमने पढ़ा, हमने देखा कि अगर कोई भी कंडक्टर कोई भी कंडक्टर की अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, तो उस कंडक्टर में करंट इंड्यूस होता है। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और किसी भी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, या तो हम एक परमानेंट मैग्नेट यूज़ करके इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक परमानेंट मैग्नेट को या तो हम इसके पास लेकर आए, या परमानेंट मैग्नेट को इससे दूर लेकर जाएं, या इस कॉइल को हम परमानेंट मैग्नेट के पास लेकर जाएं, या इस कॉइल को हम परमानेंट मैग्नेट से दूर लेकर जाएं। मतलब होना क्या चाहिए कि मैग्नेट और इस कॉइल में कोई रिलेटिव मोशन होना चाहिए, कि एक दूसरे के रिलेटिव मूव करनी चाहिए। अगर सपोज हम ऐसा करें कि कॉइल को भी हम एक पर्टिकुलर स्पीड से राइट की तरफ को मूव कर रहे हैं और मैग्नेट को भी हम उसी सेम स्पीड से राइट की तरफ को मूव कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि कॉइल और मैग्नेट क्योंकि बिल्कुल एक साथ ही मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो इनका रिलेटिव मोशन तो जीरो होगा, एक दूसरे के रिलेटिव ये कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में इस कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पर जितनी थी उतनी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो इस केस में इस कॉइल में कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो करंट इंड्यूस करने का एक तरीका क्या है, रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड ए परमानेंट मैग्नेट। एक परमानेंट मैग्नेट और एक कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन, या तो हम कॉइल को मैग्नेट की तरफ लेकर जाएं, या मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेकर जाएं, या कॉइल को मैग्नेट से दूर लेकर जा रहे हैं, या मैग्नेट को कॉइल से दूर लेकर जा रहे हैं।
और उसके अलावा हमने जो दूसरा तरीका वो ये देखा कि कोई दूसरी करंट कैरिंग कॉइल यूज़ करके भी या इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करके हम एक कॉइल में करंट इंड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। और हम क्या कर सकते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, उसमें एक कॉइल रखकर उसको अगर हम रोटेट कराएं, जब हम इस कॉइल को रोटेट कराएंगे तो इसके डिफरेंट पॉइंट्स के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो उस टाइम पर भी इसमें एक करंट इंड्यूस होगा। तो इन 3 तरीकों से हम किसी कंडक्टर में करंट इंड्यूस कर सकते हैं। इन 3 तरीकों से हम किसी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं। कैसे कैसे? कंडक्टर और एक परमानेंट मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन, मूव कर रहे हैं वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, या कोई करंट कैरिंग कॉइल या इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करके कंडक्टर के अराउंड, या फिर किसी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करके हम उसमें करंट इंड्यूस कर सकते हैं। और हमने क्या देखा है, हमने ये देखा है कि ये जो इंड्यूस्ड करंट है, जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से, ये सबसे ज़्यादा कब प्रोड्यूस होता है? सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट तब प्रोड्यूस होता है जब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड सपोज नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में है ठीक है, और इसमें हमने एक कॉइल रखी हुई है और उस कॉइल को हम इस तरह से मूव कर रहे हैं कि ये जो कॉइल की आर्म है ये इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की परपेंडिकुलर मूव कर रही है। जैसे ये नॉर्थ टू साउथ जा रही है तो ये कैसे मूव कर रही है, ये डाउनवर्ड मूव कर रही है या अपवर्ड मूव कर रही है। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर की मूवमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। इस टाइम पर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ करंट इस कॉइल में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इंड्यूस करंट का अमाउंट सबसे ज़्यादा कब होता है? जब मोशन की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। और ऐसे टाइम पर जब मोशन की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मोशन की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उस टाइम पर अगर हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो वहाँ काम आता है हमारे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को यूज़ करके हम ऐसी कंडीशन में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। कैसे? हम अपना राइट हैंड लेते हैं, राइट हैंड का थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच कर लेते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, और हमने क्या किया, अपनी जो फोर फिंगर है उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्ट्रेच किया हुआ है, यानी ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है। और जो हमारा थंब है वो मूवमेंट या मोशन की डायरेक्शन शो कर रहा है। हम किसी कंडक्टर को मूव कर रहे हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये जो थंब की डायरेक्शन है ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है मोशन की डायरेक्शन। मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमारी मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को शो करेगी। अगर हम अपने राइट हैंड के थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर इस तरह से स्ट्रेच कर लेते हैं, इस तरह की फोर फिंगर तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है और हमारा थंब मोशन की डायरेक्शन शो कर रहा है, तो हमारी मिडिल फिंगर की डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को शो करेगी। इसी को हम कहते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इससे पहले एक लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, आपको याद होगा। उसमें हम क्या करते थे, ठीक इसी तरह से अपने थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करते थे, लेकिन वहाँ हम यूज़ करते थे लेफ्ट हैंड, राइट हैंड यूज़ नहीं करते थे। लेफ्ट हैंड की इन तीनों फिंगर्स को हमने एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच किया इस तरह कि फोर फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में है और मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन शो कर रही है, तो वहाँ पर थंब हमें मोशन की डायरेक्शन शो करता था। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम कब यूज़ करते हैं, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है। हम किसी कंडक्टर में करंट इंड्यूस करा रहे हैं, कैसे, उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा के, उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा के। ठीक है, हमें पता है कोई कंडक्टर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होगा या मूव होगा तो उसमें एक करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तब हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल।
राइट हैंड का थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को हमने एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर लिया इस तरह से कि फोर फिंगर तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है और थंब मोशन की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो मिडिल फिंगर हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन शो करेगी। और इस टाइम पर जब मैग्नेटिक फील्ड और मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उस टाइम पर इंड्यूस करंट का अमाउंट सबसे ज़्यादा होगा। उस टाइम पर सबसे ज़्यादा करंट इस कंडक्टर में इंड्यूस होगा। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए ये प्रिंसिपल यूज़ करके हमने एक डिवाइस बनाई है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है, जिसके बारे में हम किसी और लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर है क्या? ये एक डिवाइस है जिसमें हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कंडक्टर को रोटेट करते हैं। जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड में हम एक कंडक्टर को रोटेट करते हैं। जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रोटेट करेंगे तो क्या होगा, कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और उस कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और इस करंट को फिर हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, एक मैग्नेट रखी हुई है, यहाँ मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, यहाँ मैग्नेट का साउथ पोल है। थोड़ा सा यहाँ पर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम अप्लाई करके देखते हैं। अगर सपोज कीजिए कि ये हमने बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी हुई है, ठीक है, इस कॉइल को कुछ नाम दे देते हैं ABCD, ये इस कॉइल का नाम है, ठीक है। ये पॉइंट को A कह दिया, इसको B कह दिया, इसको C कह दिया, इसको D कह दिया, और हम इस कॉइल को रोटेट कर रहे हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। सपोज कीजिए हम इस कॉइल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो ए बी ऊपर जा रही है और डीसी नीचे जा रही है। किसी पर्टिकुलर टाइम पर ए बी ऊपर जा रही है और डीसी नीचे जा रही है। तो क्या होगा, अगर ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होगा तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। उसकी डायरेक्शन हम कैसे पता लगा सकते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करके। क्या करेंगे, हम अपनी फोर फिंगर को हम स्ट्रेच करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें क्या दिखाई दे रही है, नॉर्थ टू साउथ। ये तो हो गई हमारी फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने फोर फिंगर को अपनी स्ट्रेच कर लिया और थंब हमारा शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो सपोज ए बी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है और सी डी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम फाइंड पहले करना चाहते हैं कि ए बी में जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, ए बी क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम अपने थंब को अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा थंब है, इसको हमने पॉइंट किया है अपवर्ड डायरेक्शन में। ये शो कर रहा है हमें मोशन ऑफ द कंडक्टर। ऐसे में हमारी मिडिल फिंगर, अगर आप करके देखेंगे, राइट हैंड का थंब आपने सीधा ऊपर रखा हुआ है और फील्ड फोर फिंगर आपकी इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, तो आप क्या देखेंगे कि आपकी जो मिडिल फिंगर है वो आपकी तरफ को पॉइंट करेगी। मिडिल फिंगर किधर को पॉइंट करेगी, ये आपकी तरफ को पॉइंट करेगी। मैंने अगर अपना थंब अपर डायरेक्शन में रखा है और फोर फिंगर को नॉर्थ टू साउथ इस डायरेक्शन में रखा, इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा है, तो क्या होगा, मेरा जो मिडिल फिंगर होगा वो मुझे अपनी तरफ पॉइंट करता हुआ दिखाई देगा। यानी यहाँ ए बी में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मेरी तरफ, यानी ए टू बी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। अगर ए बी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो करंट ए टू बी इसमें फ्लो करेगा। और ऐसे ही सेम उसी टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम ही है, नॉर्थ टू साउथ, और सी डी जा रही है नीचे की तरफ। तो अगर आप फोर फिंगर को इसी तरह से रखें और अपने थंब को इस तरह से अब रखें कि आपका थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो आप क्या देखेंगे कि आपकी जो मिडिल फिंगर है वो आपसे अवे पॉइंट करने लगेगी। तो यानी सी डी में करंट कैसे फ्लो होगा, आपसे अवे, यानी सी टू डी डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो इस कॉइल में करंट इस तरह से ए बी सी डी डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इस कॉइल को अगर हम कहीं बाहर किसी सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, इस करंट को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को अप्लाई करके हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। ये इंड्यूस करंट जो कब प्रोड्यूस हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने से।
ठीक है, तो आज हमने जो कुछ भी ये पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, वीडियो के नीचे जहाँ उसका डिस्क्रिप्शन गिवन होता है वहाँ देखेंगे, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे और वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।